हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं एंडो के फंडे। एंडो के फंडे बेसिकली एंडोक्राइन के बेसिक्स सीखने वाले हैं आज अपन। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन एक इंटरेस्टिंग केस देख लेते हैं। अपने पास एक 24 ईयर ओल्ड मेल है, दिस गाय, एंड ही इज एन एस्पायरिंग टू बी अ पायलट। पार्डन माई प्लेन, दिस इज माई प्लेन। तो ये बंदा रूटीन चेकअप के लिए आया है और ऑन रूटीन चेकअप पेशेंट बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है। कोई इसको पैल्पिटेशंस नहीं है, कोई ट्रेमर्स नहीं है, कोई वेट लॉस नहीं है। बट इसकी थायराइड प्रोफाइल जब हम देखते हैं तो कुछ ऐसे हैं। T4 टोटल T4 इसका 18 माइक्रोग्राम है पर डेसीलीटर, जो कि हाई है। टोटल T3 इसका 250 नैनोग्राम पर डेसीलीटर है, जो कि अगेन हाई है। TSH इसका 2.1 है, जो कि नॉर्मल है। तो इस केस में हो क्या रहा है कि पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल है बट इसकी थायराइड प्रोफाइल अब नॉर्मल है। तो हाउ विल वी प्रोसीड हियर? सो विल कम टू दिस केस लेटर। लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो बेसिकली एंडोक्राइनोलॉजी है क्या? हमें एंडोक्राइनोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी? एंडोक्राइनोलॉजी इज स्टडी ऑफ हॉर्मोन्स। तो एवोल्यूशनरी बेसिस पे जाते हुए पहले हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। देन एवोल्यूशन लेड टू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ये हो गए। तो जैसे ही ये मल्टीसेलुलर हुए तो एक सेल को दूसरे सेल से बात करने की ज़रूरत पड़ी, कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो दो सेल्स को आपस में बात करना मतलब कम्युनिकेट करने के लिए मतलब सिग्नल्स की ज़रूरत थी। तो ये सिग्नल कैसे? एक सेल विदिन अ सेल कोई हॉर्मोन्स लगा लीजिए आप, मॉलिक्यूल्स हैं, और ये वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड रहते हैं और ये सिक्रीट करता है और दूसरे सेल के ऊपर उसका रिसेप्टर होता है, एक जो सेंस करता है। तो इसने सिग्नल भेजा और इसने सिग्नल रीड किया। इसी को हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन मतलब अपने ही इंटरस्टिशियम में जो सेल्स हैं अपने नेबरिंग सेल्स को सिग्नल सेंड करते हैं, ये पैराक्राइन सिग्नलिंग है। बट जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और इवॉल्व हुए और ऐसे ह्यूमन बीइंग बन गए, तो सपोज़ आज हमें कोई ब्रेन से सिग्नल भेजना है टूवर्ड्स एनी ऑर्गन, लेट्स से लिवर। तो ब्रेन से लिवर सिग्नल जाने के लिए इट्स अ वेरी फार डिस्टेंस, तो वी कैन नॉट यूज़ पैराक्राइन सिग्नलिंग। तो फिर इजाद हुआ एंडोक्राइन सिग्नलिंग का। इसमें बेसिकली क्या होता है, साइट ए से, सपोज ये सेल ए, साइट ए है हमारी, ये सिग्नल सेंड करना चाहता है वेरी फार ऑफ सेल साइट बी पर दूसरा सेल। तो इसे सिग्नल सेंड करने के लिए इन्होंने यूज़ किया सर्कुलेटरी सिस्टम का। इंस्टेड ऑफ कोई अपनी खुद की नई पाइपलाइन बिछाने के अलावा इन्होंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को यूज़ किया एवोल्यूशन ने, और यहाँ से ये अब हार्मोन रिलीज़ करता है। थ्रू ब्लड सर्कुलेशन हार्मोन ट्रैवल करके जाता है साइट बी पर। तो ये जो प्रोसेस है ये है एंडोक्राइन सिग्नलिंग, जहाँ कोई भी टिश्यूज़ या ग्लैंड्स डायरेक्टली ब्लड में अपने हार्मोन से रिलीज़ करते हैं और
वो डिस्टेंट ऑर्गन पे जाकर एक्ट करते हैं। यह एंडोक्राइन सिग्नलिंग। ऐसे ही 2 सिग्नलिंग और है जो हम जानते हैं, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इज़ नथिंग बट बेसिकली एक सेल है, ये एक हार्मोन रिलीज़ करता है और ये हार्मोन जाकर इसी सेल के ऊपर एक्ट करता है। इसका रिसेप्टर भी इसी के ऊपर है। ऐसा यूजुअली ग्रोथ फैक्टर्स में होता है या फिर ट्यूमर सेल्स में। फिर एक होती है इंट्राक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, एक सेल है हमारे पास, इस सेल के अंदर ही हार्मोन सिंथेसाइज होता है और इसके रिसेप्टर्स भी इंट्रासेल्यूलर ही होते हैं। तो ये मॉलिक्यूल या हार्मोन ये कभी सेल से बाहर निकला ही नहीं, इसकी जर्नी अंदर ही ख़त्म हो गई। इसको कहते हैं इंट्राक्राइन सिग्नलिंग। अभी देखिए, साइट ए से ये हो गई हमारी ब्लड वेसल और ये हो गई साइट बी और यहाँ पर रिसेप्टर है। तो एक हार्मोन पहले सिंथेसाइज होता है, सिंथेसिस, फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है और जब रिसेप्टर पे पहुंचता है तो फिर उसका एक्शन होता है। तो ये बेसिकली एक हार्मोन की जर्नी है। तो स्टार्टिंग विद द सिंथेसिस, हार्मोन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पुराने हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं, इनकी खास बात है ये प्री पैकेज्ड होते हैं, यानी कि सेल है, या आप ग्लैंड भी मान सकते हैं। ग्लैंड ने हार्मोन सिक्रीट करा, नॉट सिक्रीट, सिंथेसाइज किया और उसे वेसाइकल्स में स्टोर कर लिया। ये वेसाइकल्स के अंदर। सो व्हेनेवर द नीड अराइजेस या सिग्नल आता है तो ये वेसाइकल्स रिलीज कर देते हैं अपने हार्मोन्स। तो इसके एग्जांपल्स हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के, इंसुलिन, पीटीएच, एसीटीएच एट्सेट्रा। और बेसिकली ये हाइड्रोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, वाटर लविंग, और यूजुअली ये अनबाउंड फॉर्म में रहते हैं। ये अनबाउंड फॉर्म क्या है, आई विल जस्ट टेल यू इन अ सेकेंड। और इनके रिसेप्टर्स यूजुअली सेल सरफेस पे होते हैं। जो हमारा रिसेप्टर सेल है, इसके सेल सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे पास हैं कुछ हार्मोन्स जो ऑन डिमांड सिंथेसाइज होते हैं। ये हैं मेनली हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स। जो कि कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं और ये होते हैं लाइपोफिलिक, लिपिड लविंग। तो चूँकि ये लिपिड लविंग हैं और यानी हाइड्रोफोबिक भी हैं, तो ये जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जा नहीं पाएंगे। तो ब्लड सर्कुलेशन में जाने के लिए इन्हें चाहिए बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स। और बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स क्या हैं, जैसे कॉर्टिसोल बाइंडिंग ग्लोबुलिन, थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये चूँकि ये बाउंड फॉर्म में रहते हैं और पेप्टाइड हार्मोन्स अनबाउंड फॉर्म में रहते हैं, तो जो बाउंड फॉर्म में है उनकी हाफ लाइफ टी हाफ ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू पेप्टाइड हार्मोन्स। इनकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है।
और इनके जो रिसेप्टर्स हैं, इनके रिसेप्टर्स इंट्रासेल्यूलर होते हैं या फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं। ये सेल है और इस सेल का न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर कई बार इनके रिसेप्टर्स होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या हो गए स्टेरॉयड हार्मोन्स के? कॉर्टिसोल, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन एटसेट्रा। तो एक यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो भी हार्मोन्स हैं, इनको हार्मोन्स को एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कई बार। जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, इससे रिलीज हुआ T4 हार्मोन। T4 हार्मोन एक प्रो हार्मोन है जो कि एक्टिव फॉर्म है T3। तो डीआयोडिनेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि इसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वैसे ही दूसरा एग्जांपल, सपोज ये अपने टेस्टिस से टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है। इस पे 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम एक है जो इसे डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में कन्वर्ट कर देता है और एक्टिव फॉर्म मोर पोटेंट फॉर्म भी है। वहीं आप विटामिन डी को देख लीजिए, स्किन में सिंथेसाइज होता है कोलेस्ट्रॉल से, स्किन से फिर लिवर में जाकर ये 25 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी बन जाता है। फिर किडनी में जाकर 1-अल्फा हाइड्रोक्सिलेज के एक्शन से 1,25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, जो कि इसका एक्टिव फॉर्म है। तो यानी हार्मोन्स को कई बार एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो चूँकि हम हार्मोन्स के एक्टिवेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, फ्री हार्मोन हाइपोथेसिस। क्या है ये फ्री हार्मोन हाइपोथेसिस? फ्री हार्मोन हाइपोथेसिस मेनली आप समझिए कि जो लाइपोफिलिक हार्मोन्स होते हैं, जो कि हमने पढ़ा स्टेरॉयड हार्मोन्स या फिर इवन थायराइड हार्मोन भी लाइपोफिलिक है, थायराइड, स्टेरॉइड्स, तो ये बाउंड फॉर्म में होते हैं। ये हो गई हमारी ब्लड वेसल, सर्कुलेशन, और ये सपोज हमारा हार्मोन मॉलिक्यूल है। तो ये बाउंड होते हैं किससे? बाइंडिंग ग्लोबुलिन से। सपोज ये बाइंडिंग ग्लोबुलिन है और इस पर ये हमारे हार्मोन बाउंड हैं। तो एक ही हो गई इनकी बाउंड फॉर्म और एक हो गई इनकी फ्री फॉर्म। तो इस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि जो सिर्फ फ्री फॉर्म है वही एक्टिव फॉर्म है और वही फॉर्म हमारे मेम्ब्रेन्स को क्रॉस कर पाती है। समझ गए? तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कॉन्सेप्ट बनता है, वो ये है कि सपोज किसी कंडीशन की वजह से बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हो जाती हैं। लेट्स से कि कोई पेशेंट ओसीपीज ले रहा है या फिर प्रेगनेंसी में जब एस्ट्रोजन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं तो लिवर विल प्रोड्यूस्ड मोर थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन। और ऐसे सिनारियों में अगर हम पेशेंट थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स इंक्रीज हो जाएंगे तो जो बाउंड फॉर्म है हार्मोन का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे में जब टोटल T4 देखेंगे
तो वो इंक्रीज्ड मिलेगा। बट द कैच इज़ हियर कि जो फ्री T4 है वो नॉर्मल मिलेगा या कांस्टेंट मिलेगा। तो व्हाट कीप्स दिस फ्री T4 कांस्टेंट? ये तभी नॉर्मल होगा या कांस्टेंट होगा जब बॉडी के नॉर्मल कंपनसेटरी मैकेनिज्म्स या डिफेंस मैकेनिज्म सही है। यानी कि I will teach you about hypothalamo-pituitary axis, HP axis. This keeps the hormone constant. तो जो हमने शुरू में केस देखा था उसमें जब जो पायलट था और उसके T4 T3 बढ़े हुए हैं, टोटल T4 T3 और TSH नॉर्मल है, तो जब उसके हमने फ्री T3 और फ्री T4 भिजवाए और उसकी थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन्स भी चेक करवाए, तो इट वाज फाउंड दैट फ्री T3 एंड फ्री T4 वर नॉर्मल एंड थायराइड बॉन्डिंग ग्लोबुलिन वाज increased. So that's why the patient was euthyroid despite of abnormal labs. तो इसलिए we should be treating patient, not the lab values or reports. Moving on, let's talk a little bit about receptors. ये जो बेचारा सेल बी बैठा हुआ है, इतनी देर से बैठ के वेट कर रहा है कि कोई इसके बारे में भी बात कर ले। तो सेल्स पे जो सरफेस रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स, इसको हम 7 पास रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। तो ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो हैं, ये एक जीएस पाथवे के थ्रू भी एक्ट करते हैं। जीएस पाथवे बेसिकली है कि एंजाइम है एडेनाइलेट साइक्लेज। ये जब यहाँ पर हार्मोन इससे बाइंड करता है तो इस जीएस यूनिट इस एंजाइम की स्टिमुलेट करती है और सीएमपी इंक्रीज होता है। और ये सीएमपी इंक्रीज होने पे इंक्रीज प्रोटीन काइनेस ए करवाता है और फिर इसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स होते हैं। तो कौन से हार्मोन्स ये यूज़ करते हैं पाथवे? ये यूज़ करते हैं एलएच, एफएसएच, टीएसएच, एसीटीएच। वहीं एक जीक्यू पाथवे है, बिल्कुल सेम तरह से जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हैं और जीक्यू पाथवे है। जैसे ही हार्मोन ने बाइंड किया, इसके ऊपर होता है फोस्फोलाइपेज सी एंजाइम और ये स्टिमुलेट होकर प्रोड्यूस करता है आपका IP3 इनोसिटोल फास्फेट और डाइसाइल ग्लिसरॉल, जो कि फिर कैल्शियम इंक्रीज करता है और फिर उसके डाउनस्ट्रीम इफेक्ट्स होते हैं। तो जीक्यू पाथवे यूज़ करने वाले हार्मोन कौन से हैं? वो हैं GnRH, TRH, एंजियोटेंसिन 2 एंड एटसेट्रा। ऐसे ही फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक और सरफेस रिसेप्टर है, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस। ये बेसिकली इनके पास एक इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है टायरोसिन काइनेसिस के पास, फॉस्फोराइलेशन की। जैसे ही मॉलिक्यूल बाइंड करता है, यहाँ पर इनका एक टायरोसिन काइनेज होता है
जो कि ऑटोफॉस्फोराइलेट हो जाता है। और जो डाउनस्ट्रीम पाथवेज हैं ये IRS1 और 2 को रिक्रूट करते हैं। फिर एक इधर PI3 AKT पाथवे और रास मैप के पाथवे के थ्रू इनके अफेक्ट्स होते हैं। तो टायरोसिन काइनेस यूज़ करने वाले हार्मोन्स हैं हमारे पास। एग्जांपल इनके हो गए इंसुलिन, IGF-1, फिर एक है साइटोकाइन लाइक रिसेप्टर्स। ये भी सरफेस रिसेप्टर्स हैं। साइटोकाइन रिसेप्टर्स कैसे बिहेव करते हैं, ये भी सेल सरफेस पे हैं। इनके पास खुद की इंट्रिंसिक एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती, तो इसलिए ये जेनस काइनेज एंजाइम्स इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं जो कि फॉस्फोराइलेट करते हैं स्टैट प्रोटीन्स को। और ये स्टैट प्रोटीन्स जाकर न्यूक्लियस में DNA पे एक्शन करते हैं। तो ये यूज़ करने वाले हार्मोन्स हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, लेप्टिन। फिर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टेरॉयड हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं उनके, डायरेक्टली वो फिर DNA पे उनके हार्मोन रिस्पॉन्स एलिमेंट्स होते हैं। सपोज एक यहाँ पर एक रिसेप्टर रहा, ये इससे बाइंड किया और ये बाउंड हार्मोन जाकर, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि फ्री हार्मोन ही सिर्फ क्रॉस कर सकते हैं, और ये बाउंड फॉर्म जाकर DNA पर इफेक्ट करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली चेंजेस होंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन कर प्रोटीन बनेगा उसके हिसाब से, और हार्मोन के अप्रोप्रिएट एक्शंस होंगे। अब हम जानते हैं कि ये जो हार्मोन्स हैं, एक सेल को, किसी भी ग्लैंड के सेल्स जो हार्मोन्स सिंथेसाइज करते हैं, तो इनका एक रेगुलेशन होता है। ये कैसे रेगुलेट होते हैं, इनका मेनली रेगुलेशन जो है नेगेटिव फीडबैक लूप से है। अब नेगेटिव फीडबैक लूप का मतलब क्या है? नेगेटिव फीडबैक लूप के लिए मेनली जो हमारे पूरे एंडोक्राइन में है, सबसे इम्पॉर्टेंट है HPA एक्सिस, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस। सपोज ये हमारा ब्रेन है और यहाँ पर सपोज हाइपोथैलेमस है, फिर हमारा पिट्यूटरी, और फिर नीचे कोई अफेक्टर ग्लैंड मान लीजिए आप, और फिर एक कोई टारगेट ऑर्गन मान लीजिए, सपोज लिवर। तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं सपोज TRH रिलीजिंग हार्मोन्स, वो स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए TSH स्टिमुलेट करती है थायराइड ग्लैंड को प्रोड्यूस करने के लिए T4, और T4 लिवर में जाके T4 से T3 में कन्वर्ट होता है और अपना एक्शन दिखाता है। तो जो सर्कुलेशन में जो T4 है, ये T4 नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि ये इसे इनहिबिट करता है। जो T4 के रेज्ड लेवल्स हैं वो हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेंगे कि और TRH मत सिक्रीट करो, इनफ हार्मोन है हमारे पास। ऐसे ही ये पिट्यूटरी को भी इनहिबिट करता है। तो ये तो हो गए लॉन्ग लूप्स। फिर होते हैं शॉर्ट लूप्स। ये जैसे कि जो TSH है
TSH भी अपने आप में हाइपोथैलेमस को इनहिबिट करेगा। ये हो गए शॉर्ट लूप्स। तो एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन्स का मेनली रेगुलेशन नेगेटिव फीडबैक से हो रहा है। रेयरली बॉडी यूज़ करती है पॉजिटिव फीडबैक। अभी पॉजिटिव फीडबैक क्या है कि हार्मोन का लेवल अपने लेवल को और इंक्रीज करवाएगा। ये कैसे? एग्जाम्पल LH सर्ज। प्री ओव्यूलेटरी ईस्ट्रोजन लेवल्स जब इंक्रीज होते हैं तो वो LH को इंक्रीज करवाते हैं, जिसे हम LH सर्ज बोलते हैं। अनदर एग्जाम्पल पार्चुएशन। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूट्रस को, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है और यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन से और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ये तब तक चलते रहता है जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए। तो ये हो गया पॉजिटिव फीडबैक लूप। अब जो हॉर्मोन्स हैं ये इनका पल्सेटाइल रिलीज होता है। और हाइपोथैलेमस में एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस है जो कि रेगुलेट करता है सर्कैडियन रिदम। सर्कैडियन रिदम के हिसाब से जैसे कि ACTH और कॉर्टिसोल अपने पीक्स अचीव करते हैं 8 AM पे, वहीं नाडिर अचीव करते हैं एट मिडनाइट। वहीं ग्रोथ हार्मोन के बारे में देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन होता है जब हम सो रहे होते हैं, और वो भी स्लो वेव स्लीप में। जब स्लो वेव स्लीप अराउंड 4 AM होती है, 3 AM 4 AM। और इसी वजह से जैसे जैसे हमारी एज इंक्रीज होती जाती है, ओल्ड एज में स्लो वेव स्लीप कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, इसीलिए ग्रोथ हार्मोन के लेवल्स भी डिक्रीज हो जाते हैं। अभी हम कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स के बारे में बात चल रही है तो कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं रिसेप्टर्स के बारे में। एक कॉन्सेप्ट है स्पेयर रिसेप्टर्स। अभी स्पेयर रिसेप्टर्स क्या चीज़ है भाई? मान लीजिए ये सेल है और इस पर हैं बहुत सारे रिसेप्टर्स। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि चूँकि हमने एंडोक्राइन सिस्टम इवॉल्व हुआ कि डायरेक्टली ब्लड में हॉर्मोन्स जा रहे हैं, तो ब्लड में जाते ही वो हार्मोन डाइल्यूट हो जाता है। तो ये जो डाइल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हार्मोन्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो गए और बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गए। जो पैराक्राइन सिक्रीशन होती है, पैराक्राइन सिक्रीशन में बहुत ही लो लेवल्स में, क्योंकि लोकल रिलीज़ होता है तो एक्शन हो जाता है। जहाँ से हार्मोन की ओरिजिन हो रही है फंक्शन भी वहीं पर है, लेकिन एंडोक्राइन में ओरिजिन कहीं और है और फंक्शन कहीं और है, और बीच में है डाइल्यूशन सर्कुलेशन की वजह से।
तो इसलिए हमें बहुत ही ज़्यादा हाईली सेंसिटिव रिसेप्टर्स और बहुत ही हाईली स्पेसिफिक रिसेप्टर्स चाहिए। तो स्पेयर रिसेप्टर्स क्या है कि सपोज हॉर्मोन्स आए और सिर्फ मात्र कुछ रिसेप्टर्स के ही स्टिमुलेट होने से वी कैन अचीव मैक्सिमल रिस्पॉन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे बॉडी में जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं उनके पास स्पेयर रिसेप्टर्स होते हैं। दैट इज़ कि कुछ हॉर्मोन्स कुछ रिसेप्टर्स के स्टिमुलेट होना ही काफ़ी है मैक्सिमल रिस्पॉन्स लेने के लिए। और जैसे स्पेयर रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट है वैसे ही एक कॉन्सेप्ट है जो आपने सुना हुआ होगा डिसेंसिटाइजेशन का। अभी डिसेंसिटाइजेशन क्या है? सपोज ये रहा हमारा सेल, ये रहा रिसेप्टर, अब हमने बहुत सारा हार्मोन दे दिया कंटिन्यूसली, वी हैव जस्ट फ्लडेड इट विद अ लॉट ऑफ हार्मोन। तो कंटिन्यूसली इसके एक्शन की वजह से सेल अपने आप अपने रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेट कर लेगा, इनको एंडोसाइटोज कर लेगा और बाहर में बहुत कम रिसेप्टर्स रह जाएंगे। तो इसे कहते हैं हम डिसेंसिटाइजेशन। जैसे कि GnRH एगोनिस्ट कंटिन्यूसली देने से डाउन रेगुलेशन हो सकता है रिसेप्टर्स का। Moving on, let's add a new page. Yes, here we are. तो हमने स्पेयर रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट समझा और डिसेंसिटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझा। अब हम एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट है इनएक्टिवेशन बाय एंजाइम्स। सपोज इनएक्टिवेशन कई बार हार्मोन का हो सकता है। इनएक्टिवेशन कैसे? सपोज अभी हम सीखेंगे कंजम्पटिव हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में एक एग्जांपल से। इसमें क्या होता है, एक ट्यूमर होता है, ये देखिए दानवीय ट्यूमर है, इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा। इसके पास क्या है, एक एंजाइम है डीआयोडीनेज 3, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो यहाँ अपना एक थायराइड हार्मोन जो है, थायराइड ग्लैंड, ये T4 सिक्रीट करता है और ये डीआयोडीनेज 3 T4 को रिवर्स T3 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म है, यानी T4 इनएक्टिवेट हो गया। तो ये ट्यूमर जितना भी थायराइड ग्लैंड T4 प्रोड्यूस किए जा रहा है और ये इसे इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि कंज्यूम कर ले रहा है। तो ये हो गया हमारा कंजम्पटिव हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब ये देखने के बाद हम देखते हैं कि जो एंडोक्राइन डिजीज़ हैं वो मेनली 5 ही टाइप के हैं। पहला टाइप ओवर प्रोडक्शन। सपोज जैसे कि ग्रेव्स डिजीज़ में थायराइड ग्लैंड बहुत ही ज़्यादा T4 प्रोड्यूस करता है, उससे हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, वेट लॉस हो जाता है। वहीं
सेकेंड टाइप की डिजीज़ हो गए हार्मोन का अंडर प्रोडक्शन, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म में भी देख सकते हैं, या फिर सपोज पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ऑटो इम्यूनिटी की वजह से अगर लूज हो जाएं तो टाइप 1 DM हमें मिल जाएगा। वहीं तीसरा तरीका हो सकता है अल्टर्ड टिश्यू रिस्पॉन्स। सपोज हमारे हार्मोन तो नॉर्मली प्रोड्यूस हुआ है, बट जो रिसेप्टर है वो करेक्टली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ऐसा होता है इंसुलिन रेसिस्टेंस, यानी कि टाइप 2 DM। वहीं चौथी मैकेनिज्म हो सकती है ट्यूमर्स हो सकते हैं। ये जो भी ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इनके ट्यूमर हो सकते हैं। सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर है और वो हमारी ऑप्टिक कायास्मा पे कंप्रेस करेगा, तो विजन हैम्पर हो सकती है। वहीं पांचवा मैकेनिज्म है एक्सेसिव इनएक्टिवेशन, जो जस्ट अभी हमने इससे पहले पढ़ा, कंजम्पटिव हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या हो रहा था इसमें? एक इन्फेंटाइल हेमेंजियोमा बहुत ज़्यादा D3 प्रोड्यूस करता है, जो कि T4 से रिवर्स D3 में इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये था एंडोक्राइन डिजीज़ेस का। यहीं पे एक इंटरेस्टिंग टिप देना चाहूँगा मैं कि हमने नेगेटिव फीडबैक लूप्स पढ़े थे, तो उसके हिसाब से एक क्लिनिकली अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक टिप है। कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि अगर मान लो हार्मोन एक्सेस में है डिजीज स्टेट में, तो उसे डायग्नोज करने के लिए हम करते हैं सप्रेशन टेस्ट। किसी चीज़ से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन एक्सेस एक्रोमेगली में हम ग्लूकोज लोड से सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और फिर भी उस लेवल सप्रेस नहीं है, यानी हार्मोन एक्सेस में है। वैसे ही अगर हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो हम करेंगे स्टिम्युलेशन टेस्ट, जैसे कि एड्रिनल इनसफिशिएंसी में ACTH स्टिम्युलेशन टेस्ट करते हैं वैसे ही। तो ये आज हमारे पहला एंडो के फंडे का बेसिक लेक्चर था। इसमें रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने केस देखा था, इस केस को हम कंक्लूड कर चुके हैं। इसमें टोटल T4 टोटल T3 रेज था, हाई था, TSH नॉर्मल था। तो ऐसा दो सिनारियों में हो सकता है, एक तो यही कि थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा है, दूसरा थायराइड हार्मोन रेसिस्टेंस अगर पेशेंट के है। पर वैसे केस में पेशेंट सिम्टोमेटिक भी हो सकता था और फ्री T3 फ्री T4 हमें इंक्रीज मिलते, लेकिन जो कि हमारे केस सिनारियों में वो बाद में नॉर्मल मिलते हैं। फिर हमने पैराक्राइन सिग्नलिंग पढ़ा, एंडोक्राइन सिग्नलिंग पढ़ा, ऑटोक्राइन, इंट्राक्राइन, हार्मोन की सिंथेसिस के बारे में जाना, ऑन डिमांड सिंथेसिस होती है हार्मोन्स की, हार्मोन का एक्टिवेशन जाना। वी केम विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री हार्मोन हाइपोथेसिस, ये जाना हमने, कैसे उसे क्लिनिकली यूज़ करेंगे। G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में जाना, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स, साइटोकाइन लाइक रिसेप्टर्स। फिर ये हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एक्सिस, इतना गंदा हाइपोथैलेमस तो पहले देखा नहीं होगा आपने, बट कोई नहीं, इससे भी काफ़ी कुछ सीखा हमने। फिर फीडबैक लूप्स देखे, स्पेयर रिसेप्टर्स का कॉन्सेप्ट देखा, डिसेंसिटाइजेशन देखा, कंजम्पटिव हाइपोथायरॉयडिज्म सीखा, और ये
5 मैकेनिज्म जिससे एंडोक्राइन डिजीज मेनली होते हैं. So thank you for watching. Like, subscribe and share.